हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर फॉर द ईयर 2023-24, जो कि 24 मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो मॉडल पेपर आपने देखे हैं JK SCERT की तरफ से आए हैं, तो उसी का इंग्लिश पेपर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि मॉडल पेपर को आप डिस्कस करें, क्योंकि थोड़े से हट के वहाँ आज क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पिछले साल का मॉडल पेपर था या फिर पेपर भी जो आया, तो यहाँ पे हम आज हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बच्चे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सेक्शन 1 जो आपका है रीडिंग सेक्शन है, इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन आपकी देखी जाएगी। 15 मार्क्स से है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम ए पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। 5 मार्क्स दिए गए हैं। चलिए पोएम को पढ़ लेते हैं। कौन सी पोएम है यहाँ पे? I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweet forget-me-nots that grew for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. I murmur under the moon and stars in brambly wilderness. I linger by my shingly bars. I loiter round my creases. And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपको पहले ही पता होगा, ये जो लाइन्स है, ये जो स्टेंजाज है कि इस पोइम से ब्रूक आपकी जो सब्जेक्ट में है आपके इंग्लिश में, जो टेक्स्ट बुक में ब्रूक पोइम उससे लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो आपका आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लावर। तो फ्लावर कौन सा है? क्या हेजल कवर, फॉरगेट मी नॉट, नेटेड सनबीम या शिंगली बार? आपने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर है फॉरगेट मी नॉट, ये एक फ्लावर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है बी पार्ट जो आपका आ रहा है, व्हाट इज पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड आपको पहले ही पता होना चाहिए। पर्सोनिफाइड व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनह्यूमन थिंग्स। व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द अबो लाइन्स इन द पोइम। तो किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी इंसानों की तरह बिहेव करता है? स्ट्रीम, रिवर, ब्रूक और ओशन। इट इज़ ब्रूक, हमने पढ़ा है। ये पोइम भी इसी के मतलब है, दिस इज ब्रूक। सी जो हमारा है, बट आई गो ऑन फॉर एवर। द कोटेड लाइन फ्रॉम द पोइम टेल्स अस अबाउट सम जर्नी। इट इज़ द जर्नी ऑफ। तो यहाँ पे जो ब्रूक कहते हैं कि मैं चलती रहती हूँ, हमेशा चलती रहती हूँ, एक जर्नी की तरफ इशारा किया गया। तो ये जर्नी किसकी तरफ दिखा रहा है? लाइफ, सी, सेलर्स, ट्रैवलर्स। इट इज़ लाइफ, क्योंकि ये कहते हैं मैन में काम, मैन में गो, यानी ये ज़िंदगी की बात हो रही है। सो आंसर आपका ए आएगा, लाइफ। इसके बाद डी पार्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू स्लाइड, मर्मर, लिंगर एंड लॉइटर टेल अस अबाउट द ब्रूक। तो ये सारे वर्ड आपको पता है। ये कहते हैं कहीं मैं स्लाइड हो रही हूँ, कहीं पे मर्मर कर रही हूँ, लिंगर एंड लॉइटर। दीज ऑल शो द passing of this very brook through various stages और various time frames। दिन की बात हो रही है, कभी रात की बात हो रही है, कभी पहाड़ों की बात हो रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ दिस ब्रूक। तो ये सारे वर्ड क्या दिखा रहे हैं? दे शो द जर्नी ऑफ द ब्रूक एंड इनडायरेक्टली इट कैन बी कॉल्ड अ जर्नी ऑफ लाइफ। तो ये वही दिखा रहा है। इसके बाद ई पार्ट जो आपका आ रहा है, व्हाट लेसन डज द जर्नी ऑफ द ब्रूक टीच अस। अब यहाँ पे देखिए, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। ये कहते हैं जो ब्रूक का यहाँ पे जर्नी दिखाया गया है इस पोइम में, आपने इससे क्या सीखा? व्हाट लेसन डज द जर्नी ऑफ द ब्रूक टीच अस। सो यहाँ पे अलग अलग भी जवाब हो सकता है ओपिनियन के साथ, लेकिन जो जनरल एक होगा ना, इट दिस वेरी पोइम टीचेज अस दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी में ऊपर नीचे होता है, कभी गम कभी खुशियाँ, अप्स एंड डाउन्स, बट वी शुड मूव ऑन। बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इसके भी 5 मार्क्स दिए गए हैं। हमें पैसेज पढ़ने हैं। चलिए पैसेज भी पढ़ लेते हैं आप, ताकि आपको समझ आए पूरी तरीके से। फिर हमें लास्ट में इसके क्वेश्चंस का आंसर भी देना होगा। ये एक अनसीन पैसेज, याद रहे ये अनसीन है, ये आपकी किताब में से नहीं है। जो पहले मैंने डिस्कस किया है पेपर पैटर्न में, अनसीन पैसेज आएगा दूसरा क्वेश्चन। तो ये अनसीन पैसेज है। इट वॉज a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening,
But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family to celebrate Christmas. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble, and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes, landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! The family took refuge in the third floor of the hotel. अब ये जो पैसेज हमने पढ़ा अनसीन पैसेज था, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ हैं, वो भी हम करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जिनको आंसर भी हमें देना है. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, What among the following can cause a tsunami? तो ये हमें जवाब देना है अकॉर्डिंग टू पैसेज. पैसेज में किसका जिक्र है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज का है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स आए तो ये वाला आंसर रहेगा यहाँ पे. इसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा है, विच रिलीजियस फेस्टिवल इज मैंशनड इन द गिवन पैसेज, तो वहाँ पे अभी हमने पढ़ा वो क्या मनाने गए थे, क्रिसमस. तो यहाँ पे क्रिसमस की बात चल रही है, जो है Tilly saw the sea slowly rise and start foam, bubble and form whirlpools. What is the synonym of the underlined word? Underlined word यहाँ पे क्या है, rise यानी चढ़ना, ऊपर जब पानी चढ़ता है. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देखिए यहाँ पे माउंट आएगा. माउंट भी इसका मानी भी है चढ़ना, तो ये आंसर रहेगा इसका. इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाट फीलिंग्स माइट हैव अरोज्ड इन द फैमिली एट द एंड. देखिए अलग अलग जवाब भी हो सकते हैं बच्चे के हिसाब से, लेकिन अगर हम यहाँ पे मानी के लास्ट में फैमिली बच गई क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे चली गई ना, यहाँ पे दिखा रहा है वो थर्ड फ्लोर पे चली गई होटल के. हालांकि सुनामी ऐसी थी 2004 की, तो वहाँ तो 10-10 मंजिला जो होटल्स थे बाकी चीज़ थे वो गिर गए, लेकिन अगर हम फॉर ग्रांटेड ले लें कि वो बच गए, तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ रिलीफ आ सकता है कि चलो लास्ट में वो कहेंगे हाँ चलो हम बच गए, क्योंकि बच्ची ने हमें टाइम पे दे दिया वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और हम किसी न किसी तरीके से बच गए. लेकिन यहाँ पे हॉरर भी हो सकता है क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ देखा था ज़िंदगी में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था रिगार्डिंग थाईलैंड जिस एरिया में वो थे, तो हॉरर भी था उनके कि क्या हो रहा है. तो लेकिन मोस्ट ऑफ प्रॉबेबली क्योंकि लास्ट में कहा गया वो थर्ड फ्लोर में है, होटल के सेफ है, सो वी विल गो फॉर फीलिंग ऑफ रिलीफ. फिफ्थ पार्ट, व्हाट हैपन टू द फैमिली एट द एंड. तो जो हमें दिखाया गया है इस पैसेज में, दे टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि वो तीसरी मंजिल में होटल की जो था वहाँ पे रिफ्यूज है, उन्होंने वहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो वहाँ पे चले गई. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. यहाँ पे देखिए, look at the below given picture carefully and answer the questions given at the end. इन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हमें बिल्कुल इनको गौर से देखना है. देखिए यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे डॉग इसके साथ है. अब यहाँ पे देखिए ये इस कुत्ते को नहा भी रहा है, अब यहाँ भी वही है, और यहाँ पे भी इसी कुत्ते के साथ बिल्कुल एक दोस्ताना सा माहौल है. अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ पे है जिसको शैडो यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे देखिए, लेकिन थोड़ा दूर है इस लड़के से, ये भी आपको क्योंकि क्वेश्चंस के हवाले से भी आ रहा है, ये भी आपको जहन में रखना है. चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चंस क्या आ रहा है. पहला जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व द शैडोज इन द पिक्चर एंड टेल विच टाइम ऑफ द डे इज दियर. तो हमें शैडोज़ को देखना है, और शैडोज यहाँ तक आप देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा शैडो है और यहाँ पे तो क्लियरली शैडो है. अब यहाँ पे कौन सा टाइम है, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग. देखिए मॉर्निंग और इवनिंग में तो ज़्यादा लंबी होती है शैडोज़, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इमेज में उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ तक तकरीबन जाती है, बहुत दूर तक जाते हैं शैडोज़, तो ये तो नहीं है. अब यहाँ पे नून, अगर नून की बात करेंगे, आफ्टरनून में आपके पैरों के नीचे आपकी होती है, जो यहाँ पे देखिए आपकी होती जो आपकी शैडो, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है,
थोड़ा सा दूर है, तकरीबन आपके साइज़ की थोड़ा सा बराबर ही है ये, तो ये यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर आएगा इसका, तो ये आफ्टरनून है यहाँ पे। जी हाँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका आंसर जो रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो आफ्टरनून रहेगा। सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज शोन इन द अबव विजुअल क्लू। सी पार्ट है, ये इसका आंसर रहेगा रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन, क्योंकि दोनों आपने एक दूसरे के साथ वहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चा इस कुत्ते का ख्याल रख रहा है और एक अफेक्शन, एक बॉन्ड बन चुका है फ्रेंडशिप का, अफेक्शन का, एक दूसरे को वो लव करते हैं, तो ये वाला आंसर रहेगा इसका। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट डू यू थिंक द डॉग इज डूइंग इन द टब, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको आंसर बैथिंग है, वहाँ पे नहा रहा है उसको। इसके बाद 4th इसी में से आ रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं, आप देख रहे हैं 2-4 का नाम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब क्या गया, आइडेंटिफाई द ग्रुप वाई द ऑल द मेंबर्स, देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो ग्रोथ इन रियल लाइफ, यानी आपको उस ग्रुप को चूज़ करना है जो हकीकत में बढ़ते हैं दिन ब दिन उनकी, यानी वो लिविंग थिंग है। अब देखिए फिर मैन ट्री टब, ये तो नहीं है, ट्री ग्रास मैन ये वाला तो बिल्कुल आंसर है। देखिए ये लिविंग थिंग है, ट्री ग्रास मैन और डॉग, ये आपका आंसर रहेगा बी पार्ट इसका। ये सभी जो चारों के चार इस ग्रुप में है, ये हकीकत में असल ज़िंदगी में इनकी जो है ये बढ़ते रहते हैं, बिकॉज ये आर लिविंग थिंग्स। इसके बाद 5वां जो इसी से आंसर पैसेज क्वेश्चन, इसी इमेज से जो क्वेश्चन है 5वां, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज शोन इन द पिक्चर, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। देखिए एटमॉस्फेयर की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द एटमॉस्फेयर शोन इन द पिक्चर इज़ क्वाइट सनी, क्योंकि धूप दिखाई दे रही है, क्वाइट सनी एंड वार्म। सेक्शन बी है, 8 मार्क्स का यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, कंप्लीट द पैसेज बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है ड्रेस, ट्राइड, द मेड, यस्टरडे, लिटिल, टुमारो, फ्रॉक एंड। अब ये इन्हीं वर्ड्स को, इस वाले पैसेज को मुकम्मल करना है, तो इन गैप्स को हमें फिल करना है इन्हीं वर्ड्स के साथ। चलिए हम बिल्कुल हमारा मीनिंग जो इस पैसेज का कंप्लीट होना चाहिए और वर्ड्स यहाँ से लेने, और आपके जो इसमें जो डाई मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। माई डैश सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। आप कौन सी सिस्टर यहाँ पे देखिए, या लिटिल हो सकती है तो यहाँ पे हम लिटिल लिखेंगे, माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। व्हेन शी केम बैक, तो ये केम पास्ट टेंस है, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल डैश, तो ये कल की बात है तो यस्टरडे आएगा, टुमारो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस्टरडे। जी हाँ। शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपना ड्रेस फाड़ा हुआ था। वी आस्क्ड हाउ इट हैड हैपेंड, हमने पूछा ये कैसे हो गया। शी सेड शी हैड क्वार्रेल्ड विद द बॉय, उसने कहा मैंने एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई। शी हैड बीटन, उसने उसको हराया था, किस में, डैश बॉय, किस लड़के को। ए बॉय तो आया है पहले, यहाँ पे उसी बॉय को हराया था, तो द बॉय आएगा, क्योंकि अब खास एक लड़के की बात हो रही है, किसको, जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई है, उसको उसने हराया था, बॉय इन रेस। एंड ही हैड डैश टू पुश हर, तो उसने क्या की थी, पास्ट टेंस यहाँ पे आएगा, ट्राइड, तो हम लिखेंगे उसने कोशिश की थी इस लड़की को गिराने की, धक्का देने की, ट्राइड टू पुश हर। शी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो शी हैड चेज्ड हर। अब उस बच्ची ने क्या किया था, सर को बता दिया था या टीचर को, मैडम को बता दिया था, और उसी के चलते वो लड़का उसका पीछा कर रहा था, दौड़ रहा था उसके पीछे, उसको मारने के लिए, उसको सताने के लिए। एंड शी हैड फॉलन डाउन, और वो दौड़ते दौड़ते गिर गई। एंड हैड टॉर्न हर, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉक नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉक की बात ही नहीं है, यहाँ पे ड्रेस है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, सिस्टर ने क्या काटा था, अपना ड्रेस काटा था, यहाँ पे ड्रेस ही आएगा, तो हम यहाँ पे ड्रेस लिखेंगे। 5th जो हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए ये जो पिछले साल मैंने कहा था, जो 8th का पेपर आया था या मॉडल पेपर, वहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस था और उसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर। लेकिन इस साल क्या दिया गया है, थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एक लेवल ऊपर ले गए हैं। अब आपको सारा ये जो पैसेज है यहाँ से यहाँ तक आपको समझना होगा, और फिर आपको इसको ये, क्योंकि इसने कहा इनको डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि ये सारा जो है इनडायरेक्ट में है, आपको इसको डायरेक्ट में डालना, और इसमें कम और बेश तकरीबन 2-3 सेंटेंसेस मिला के हैं, लेकिन आपको सोचना है कहाँ पे मुझे कोटेशन कामाज में किस हिस्से को डालना है, कहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आएगा, कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हमें मुझे रखनी है, तो उसको देखें। चलिए हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो पहला है, माई फादर वंस टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट स्टडीइंग वेल। पहले इस सेंटेंस को करेंगे, क्या आएगा हम पे, यहाँ पे आएगा माई father said,
फिर आएगा कामा, फिर कोटेशन कामास, यू आर नॉट स्टडीइंग वेल, क्योंकि वो पास्ट टेंस में, हमें प्रेजेंट टेंस में, यू आर नॉट स्टडीइंग वेल, फिर कोटेशन कामा क्लोज, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, आई रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, आई रिप्लाइड हिम दैट आई वाज फोकसिंग ऑन माई स्पोर्ट्स इवेंट विच वुड बी हेल्ड एनी टाइम। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहीं से डायरेक्ट हम कोटेशन कामन में हम स्टार्ट करेंगे, कि लड़का आप जवाब देगा, आई नीचे एम फोकसिंग, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्पोर्ट्स इवेंट विच, विल के बजाय वुड, वुड के बजाय विल लगाना है हमें, विच विल बी हेल्ड एनी टाइम, एनी टाइम। इसके बाद कोटेशन कामा क्लोज, और यहाँ पे किसने कहा है, मैंने कहा, हम कहेंगे आई सेड, यानी मैंने जवाब दिया उसको। और आई रिप्लाई भी आप कह सकते हैं, चलिए आई रिप्लाइड, तो आई सेड भी बेहतर रहेगा। इसके बाद पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इस पार्ट को। अब यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, अब आगे जाएंगे, यहाँ तक तो हो चुका है। इसके बाद, सो माई फादर वॉज सेटिस्फाइड विद मी एंड आस्क्ड इफ आई कुड कैरी ऑन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। अब इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, हम लिखेंगे, माई फादर वॉज सेटिस्फाइड एंड सेड, क्या कहा यहाँ पे, इफ़ आई कुड कैरी ऑन, तो हम यहाँ पे कामा, फिर कोटेशन कामास, फिर क्योंकि यहाँ पे कुड है और इफ कुड, तो यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछेगा, कैन यू कैरी ऑन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे कोटेशन कामास और यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट इट इन टर्म्स ऑफ टेंसेज, पंक्चुएशन एंड द एप्रोप्रिएट स्पेलिंग। देखिए हमें टेंस पे ध्यान लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स पे तो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग भी गलत हो। लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर, देखिए यहाँ पे लिविंग थिंग्स से प्लूरल है, यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा, यहाँ पे नीड आएगा, नीड। वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैज़, तो यहाँ पे देखिए ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे भी प्लूरल है, यहाँ पे फिर क्या आएगा, हैज़ के बदले हैव आएगा, हैव। हाँ, दैट लिव इन deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the ship of desert, देखिए स्पेलिंग क्या है डेजर्ट की, DA, ये गलत है, डेजर्ट यहाँ आप देख सकते हैं DESERT, ये आपको लिखना है DESERT, डेजर्ट। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, देखिए पंक्चुएशन की गलती है, यहाँ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आ सकता है, हाँ, कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे रहना चाहिए, इंट्रोगेशन नहीं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटल, लेकिन स्वेट की देखिए ये स्वीट लिखा है, स्वेट की स्पेलिंग SWEAT, हाँ, तो ये हम लिखेंगे वी स्वेट, यहाँ पे यही स्पेलिंग यहाँ पे डालनी है, वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस cools the body. Camels can stand high body temperatures. They don't need to sweat and can therefore retain a water. A water नहीं, ये क्या आएगा, क्योंकि वाटर की बात हुई ना यहाँ पे, वो वाटर पीते हैं तो द वाटर आएगा यहाँ पे, हाँ। सो यहाँ पे आएगा रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। सेक्शन जो सी हमारा इसका है उसकी तरफ चलते हैं। राइटिंग स्किल का रखा गया है 12 मार्क्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं रेड की तरफ पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, रीड द फॉलोइंग माइंड मैप। माइंड मैप यहाँ पे बनाया गया, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखें। इसके बाद क्या करना है, एंड डेवलप ए डायलॉग, हमें डायलॉग लिखना है बिटवीन किसके दरमियान, एक टीचर एंड ए स्टूडेंट इन क्लासरूम सिचुएशन। अब देखिए पहले हम माइंड मैप देखेंगे। अब माइंड मैप में क्या सेंट्रल पॉइंट रखा गया, लाइफ को रखा गया। अब लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए एनिमल्स, प्लांट्स। अब बाकी पॉइंट इसके इर्द गिर्द है, लाइट है, वाटर है, फूड है, एयर है, हीट है और शेल्टर है। अब बोलेंगे अब हम कैसे इसको डायलॉग, देखिए ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बात हो रही है। तो मान लीजिए ये स्टार्ट होगा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है अपने क्वेश्चन अपने टीचर से, तो स्टूडेंट बात करेगा,
अब क्योंकि बात हो रही है ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स, बाकी जो एडिंग पॉइंट्स इसके इर्द गिर्द है, तो स्टूडेंट कह सकता है आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायलॉग में पहले क्या होता है, आप ग्रीटिंग्स के साथ करते हैं स्टार्ट। तो आप ग्रीटिंग्स कीजिए यहाँ पे, हेलो सर, आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो इसका टीचर है, यहाँ आप लिख कीजिए उसको, वो आंसर दे देगा हेलो। तो नाम आप लड़के को, हेलो रोहन, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ रैप करते हैं, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लूँगा आपके लिए, इसके बाद आप थोड़ा सा ठीक देख पाएंगे। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए वो क्या कहेगा, स्टूडेंट दोबारा से पूछेगा, यहाँ पे कोलन डालते हैं। तो आप यहाँ पे प्लांट्स का जिक्र उठा सकता है स्टूडेंट, एनिमल्स का उठा सकता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आप किसी भी पर्सपेक्टिव से इसको स्टार्ट कर दें, हम स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे। वो बोलेगा डू एनिमल्स प्रोड्यूस देयर फूड। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डू एनिमल्स प्रोड्यूस देयर फूड। तो यहाँ पे टीचर क्या आंसर देगा, क्योंकि उसको पता है हम अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स, हम क्या है, वी आर ओनली कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे टीचर्स को बोलेगा नो राहुल, जो हमने अभी स्टूडेंट का नाम, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, वी ओनली कंज्यूम द फूड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद आगे देखिए, स्टूडेंट दोबारा इसको बोलेगा आपको, बिल्कुल आप ये, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा टॉपिक बन रहा है, तो फिर अब मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, आगे क्या बोलेगा स्टूडेंट बोलेगा सर, यहाँ पे स्टूडेंट सर देन हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड। तो वहाँ पे देखिए आंसर आएगा, टीचर बोलेगा द प्लांट्स मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर लाइट। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, एंड व्हाट अबाउट द प्लांट्स, डू दे गिव अस एनी अदर बेनिफिट। तो यहाँ पे टीचर बोलेगा यस, दे आल्सो गिव अस शेल्टर, they also help us to keep our air clean, and they also provide us food, like we have got our this rice, cereals, we have all other things which are coming from these very plants, or even the things which we get from animals, like we have meat, we have eggs, etc. Those animals also feed on plants. तो फिर यहाँ पे जो एंड आपका होगा, जो बच्चा फिर, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं खींचना है, इसके 3 ही मार्क्स से, फिर आपको पता है जो डायलॉग होता है वो क्या करना होता है, कंक्लूड। फिर कंक्लूड में क्या कहेगा, फिर स्टूडेंट कहेगा, क्योंकि शुक्रिया करेगा टीचर, वो कहेगा थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और टीचर कहेगा यू आर वेलकम। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, इसका और पार्ट देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द बिलो गिवन विजुअल क्लू। अगर आपको वो नहीं आए तो ये आपको कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आप इसको कर सकते हैं। विजुअल क्लू, यहाँ पे विजुअल क्लू है, ये फोटो दिया गया है, इमेज दी गई है, एंड डेवलप ए स्टोरी ऑफ योर ओन। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आप ये देख के आपके जहन में आएगा तो मैंने तो ये स्टोरी पढ़ी है कहीं पे, आपको वो नहीं करना है, आपको कहा गया है योर ओन, आपको ये इमेज देख के अपनी एक स्टोरी बनानी है, वही लिखनी है। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, तो देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ये मसला क्या हो रहा है कि एक कह रहा है कि ये वाली जो हम मान लेंगे 2 गोट्स यहाँ पे दिया गए हैं, उनकी इमेज दी गई, तो ये वाली कहते हैं कि मैं पहले जाऊँगी, ये वाली, और आपस में लड़ बैठते हो तो नतीजा क्या होगा, ये दोनों गिर जाएंगे। तो आप उसी पे एक स्टोरी बना सकते हैं कि द इमेज शोज दैट 2 goats आर गोइंग टू क्रॉस a bridge, but both of them are hell-bent to cross first, but neither of them takes back, neither of them moves back so that other can pass, and then the other goat can pass easily.
So they started quarreling on the mid of the bridge, and finally there will be good chances that both of the goods will come down of the bridge and they will flow in the stream. तो ये थोड़ा सा आप मैंने हिंट दे दिया, इसी के हिसाब से आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं और ये 3 मार्क्स आप ले सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राइट अ टेक्स्ट मैसेज ऑन गिवन सिचुएशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। हमें 50 वर्ड्स में एक मैसेज लिखनी है, 2 मार्क्स रखे गए हैं। अब मैसेज क्या लिखनी है, देखिए, the next day your school has a football match with a neighboring school, but the authorities suddenly announce summer vacation. So the match gets automatically postponed till the reopening of schools after the summer vacation. You are captain of the school football team, so you are asked to inform all the players about the postponement of the match. Now write a text message to all the players. तो हमें क्या करनी है, एक मैसेज लिखनी है एज ए कैप्टन सारे बच्चों को, खासकर सारी टीम जो प्लेयर्स हैं, ऑल द प्लेयर्स, उनको बोलना है कि जो मैच होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और स्कूल जब खुलेंगे तभी ये मैच दोबारा होगा। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल आपको ईजिली इसको समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा आपको। आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे जैसे आपको पहले ही पता है, तो फिर आप ऊपर लिखते हैं मैसेज, हाँ इसको मैसेज लिखते हैं। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, जो आपकी बॉडी, यहीं से आपको निकालना है, यहाँ से ही आपको अपना आंसर निकालना। देखिए, ऑल द players of school football team are informed that the match which was going to held on कोई डेट दीजिए on next Monday with neighboring school has been postponed due to the announcement of summer vacation. Now the dates for this match will be announced after the reopening of the schools after summer vacation. तो बस इतना आप लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो आपका नाम होगा ABC, जो आपका नाम होगा कैप्टेन, यानी आपकी कैप्टेन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फुटबॉल टीम। सो पे इंटरनल चॉइस दी गई है। अगर मैसेज नहीं तो ईमेल आप लिख सकते हैं। राइट एन ईमेल ऑन द गिवन सिचुएशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, को भी 50 वर्ड्स में लिखना है। हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ए नेशनल आर्ट एग्जीबिशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड in New Delhi in coming month. The organizing body of the exhibition wants your consent to be a participant in the said exhibition. Now write an email to the organizer either in acceptance, यहाँ पे देखिए acceptance or refusal, and send it to the given email. ईमेल यहाँ पे दिया गया है किस एड्रेस पे। तो आपने सीखा होगा जो ईमेल हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे हमें लिखना है। आप देखिए, ईमेल जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे एक बॉक्स बनाना होगा और पहले जो ईमेल में होता है टू होता है किसको भेजना है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आप ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे indianartist.org@gmail.com। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है ईमेल का जो आपको लिखना होता है, तो यहाँ से दिया गया है पार्टिसिपेशन इन नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, वो आप लिख सकते हैं। आपको या तो एक्सेप्ट करना है इस इनविटेशन को या आपको रिफ्यूज़ करना है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हम लिखेंगे इट्स ग्रेट न्यूज़ दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, जो वहाँ पे दिखाया है, एंड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन ऑन द सेड डेट एंड ऑन द सेड डे एंड डेट। आई हेयर बाय थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर द सेड आर्ट एग्जीबिशन। तो फिर अपना नीचे नाम जो ABC जो आपका नाम होगा तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट। अगर आप रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, इनकार, वो भी लिख सकते हैं। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू यू, आई हैव बीन सिलेक्टेड बट ड्यू टू एन अर्जेंसी एट माई होम आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस आर्ट एग्जीबिशन, सो आई एम हेयर टू से दैट आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेरी एग्जीबिशन। फिर नीचे अपना दोबारा से नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 9 है, राइट ए लेटर ऑन एनी वन ऑफ द टू गिवन सिचुएशन। देखिए हमें लेटर लिखनी है, 3 मार्क्स है। यहाँ पे एक फॉर्मल है, दूसरी इनफॉर्मल, दोनों में से जो आपको आगे वो लिखनी है। पहला देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया है। You are a student of government middle school Jammu. Your school does not have a science teacher. You and all your classmates are facing so much difficulty learning science through proper and practical learning. Write a letter to our HOI. HOI means head of institute, जो आपका हेडमास्टर होता है, ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज अ साइंस टीचर फॉर योर क्लास सो दैट यू विल स्टडी द सेट सब्जेक्ट बेटर।
You can also highlight the benefits of studying science with a science teacher to support your demand. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें अपने जो हमारा स्कूल का जो हेड टीचर है, हेड मास्टर जिसको आप कहते हैं HOI, उसको लिखनी है एक लेटर. तो ये फॉर्मल लेटर है क्योंकि हमें हेड मास्टर को लिखनी है, ये फॉर्मल लेटर बन जाएगी. हमें उसको बोलना है कि जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें साइंस टीचर अरेंज करवा दीजिए क्योंकि हमें मुश्किलात होते हैं. चलिए थोड़ा सा फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ क्या आपको लिखना है, कैसे आप, क्योंकि इसी के हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में. तो यहाँ पे मान लीजिए आपका पेपर है जो एग्ज़ाम में आपका आंसर शीट है. तो यहाँ पे क्योंकि फॉर्मल लेटर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे द हेड मास्टर या HOI भी आप लिख सकते हैं. तो HOI वहाँ पे नाम दिया गया, द HOI गवर्नमेंट मिडल स्कूल यहाँ पे जम्मू, फुल स्टॉप. इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्यों है अरेंजिंग, क्योंकि अरेंज करना, अरेंजिंग ए साइंस टीचर. चलिए हाँ, फॉर क्लास 8th, क्योंकि ये क्लास 8th का दिया गया है. अब यहाँ पे इसके बाद सर मैडम भी लिख सकते हैं. तो इसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिल्कुल इजी लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट इट इज़ टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर सफरिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साइंस टीचर. We hereby request your good self to kindly arrange a science teacher for class 8 so that we can learn this subject in more better way. स्टूडेंट है, आप नीचे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे योर्स फेथफुली आप लिखेंगे और फिर अपना नाम, जो भी आपका नाम होगा तो वो आप लिखेंगे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, और पार्ट अगर वो आपको फॉर्मल लेटर नहीं आएगी तो इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे दिया गया है. योर क्लास इज़ गोइंग फॉर एन एजुकेशन ट्रिप, योर क्लास टीचर, तो एजुकेशन ट्रिप पे आपको जाना है. योर क्लास टीचर टेल्स यू टू सीक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट गार्डियन, तो पेरेंट्स से आपको परमिशन लेनी है. हु इज़ आउट ऑफ होम ऑन हिज बिजनेस ट्रिप एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न आफ्टर द ट्रिप डेट. नाउ you decide to communicate him or her through a letter. Write a letter to him her asking for a grant of permission for the said education trip and also request him to send written document ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन विच यू विल सबमिट योर स्कूल. देखिए आपको क्या करना है कि ये इनफॉर्मल है, अपने पापा को, पेरेंट यानी पापा या मदर को आपको चिट्ठी लिखनी है और उससे क्या पूछना है कि स्कूल जो एजुकेशन ट्रिप पे जा रहा है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक हार्ड कॉपी जिसको हम कहेंगे पेपर जिस पे माँ या बाप का साइन हो अपने पेरेंट का, वो चाहते हैं. तो आपका पापा जो है वो ट्रिप पे गए, आपको क्या करना है, उसको लेटर लिखना है कि वो वहाँ से कुछ साइन करके भेजे, कंसेंट लेटर, वो आप स्कूल में जमा करें. तो ये जो आपका पेपर है एग्ज़ाम का, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक पर्सनल लेटर है जिसको आप इनफॉर्मल लेटर कहते हो, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, एग्ज़ाम हॉल भी आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल यहाँ से. फिर थोड़ा सा यहाँ पे डेट भी डालेंगे आप, जो डेट होगा वो भी डालेंगे. और फिर यहाँ पे डियर पापा, डियर मॉम भी आप लिख सकते हैं, दोनों पेरेंट यहाँ पे इंक्लूड है. तो डियर पापा हम लिखेंगे और वही ईजी स्टार्टिंग, आई एम वेल एंड आई होप दैट दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. उसके बाद आवर स्कूल इज़ गोइंग ऑन एन एजुकेशन ट्रिप ऑन नेक्स्ट मंडे. For this the school authorities, the principal has asked all the students who are wishing to go on this education trip to bring a consent letter from their parents. As you are away from home, I am requesting you to kindly send consent document, written document of grant of permission so that I can submit that in school and I will be able to join this very education trip. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आ रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रीम. देखिए ये रिपोर्ट जो है 80 to 120 वर्ड्स, ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल के जो मॉडल पेपर था या फिर पेपर आया था, तो ये आपको थोड़ा करना होगा. 4 मार्क्स के रखे गए हैं, 4 मार्क्स हैं इसके. तो क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है. पहले देखिए पहला क्या है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ. आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. अब क्या हुआ है, आपके स्कूल में एक सेमिनार हुआ है. सेमिनार किसके मतलब है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ. मैं आपको हिंट यहाँ पे देता हूँ ताकि आप इजी फील करेंगे एग्जाम में. उसके लिए मान लीजिए ये आपका पेपर रहेगा, यहाँ पे एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होता है, तो जो यहाँ पे रिपोर्ट होता है तो इसकी एक हेडलाइन होती है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेमिनार ऑन, सेमिनार किसके मुल्क था, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ. तो यहाँ पे इसके बाद लिखने वाला कौन है वो आप लिखेंगे. तो बाय जो स्टूडेंट का नाम है वो आप देंगे, ABC जो भी है आपका. फिर यहाँ पे
स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डेट हम डालते हैं, डेट क्या डालते हैं, डेट जो होगा मान लीजिए जो टाइम 27 या हम लिखेंगे 7 जनवरी, बस ईयर का नहीं लिखना होता। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक रिपोर्ट में, व्हाट व्हेन एंड वायर, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यही हम लिखेंगे, ए सेमिनार ऑन द टॉपिक से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। तो उसका नाम देंगे आप, फिर ऑन डैश डैश, तो डेट देंगे। इन दिस सेमिनार all the teachers, students and parents participated. Besides, most of the renowned personalities of the area participated in this seminar. Also, the retired case officer of the area, Mr. Dash Dash का नाम देंगे, participated as the chief guest of the seminar. The students which present the best speeches were given prizes and achievement certificates. At last, the प्रोग्राम या सेमिनार कल्मिनेटेड विद द थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। दूसरा है और पार्ट इसका, अगर वो ऊपर वाला नहीं आया आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे और पार्ट दिया गया है। अब क्या क्वेश्चन है, वाइल गोइंग टू स्कूल यू केम अक्रॉस एन एक्सीडेंट इन विच ए स्कूटी कोलाइडेड विद ए कार, both the vehicles were partially damaged. The scooty rider was seriously injured, but the car driver had received no injury at all. The injured was rushed to nearby hospital and a case of accident was registered by the concerned police. You want to present the news of the said accident to the morning assembly. Now write the news report by following all the steps of the news reporting. अब यहाँ पे क्या है, एक न्यूज़ रिपोर्ट आपको देनी है किसके मसले में, एक स्कूटर राइडर था उसके दरमियान और एक कार के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ, उसको आपको एक रिपोर्ट के, मान लीजिए एक अखबार में जो एक न्यूज़ रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से आपको लिखना है। ये भी रिपोर्ट है। क्वेश्चन डी आ रहा है आपका लिटरेचर, जो 15 मार्क्स यहाँ पे है इसके। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आंसर एनी 3, एंड देखिए आंसर एनी 3 क्वेश्चन को करना है आउट ऑफ 5, 5 हैं टोटल, आपको सिर्फ 3 करने हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज सेक्शन। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, 3 क्वेश्चन टोटल है, 3 2, तो यहाँ पे 6 मार्क्स। पहला देखिए ए पार्ट क्या है, लाइफ इज ए गिफ्ट, इलॉबरेट, आपको इलॉबरेट करना है, यानी बिल्कुल आपको समझाना है। इलॉबरेट द गिवन स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू लाइफ द प्रोज लेसन पोर्ट्रेड इन योर टेक्स्ट बुक। क्योंकि हमारी जो 8th क्लास की टेक्स्ट उसमें लाइफ एक चैप्टर है, उसके हिसाब से आपको एलॉबरेट करना होगा, थोड़ा खोल के बोलना होगा व्हाट इज़ लाइफ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रेंड किया है, जो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन होती है उसके मानो हट के थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जहनी सलाहियत को देखने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइफ इन अवर टेक्स्ट बुक वी कम टू नो दैट लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट. We should be always independent. We should be always having such life that we should be doing good to others. We should not be dependent on others. जैसे कि वहाँ पे मून ने कहा कि मैं डिपेंडेंट हमेशा रहती हूँ, हाँ, तो किस पे, सन पे, वो आपको यहाँ पे दर्शन। और आगे जाके आपको कहना है कि जैसे कि उस लड़की ने बोला कि मैं हर एक को इल्यूमिनेट कर रही हूँ, तो वो भी आपको बोलना है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट showing light to others or helping others and to moving on. You need not be static. आपको एक ही जगह नहीं रहना चाहिए. You need to move on and help each and every, and it is a very precious thing Almighty has given you, and we should always keep it in mind, and we should always live our life full. तो लेकिन चैप्टर को खास ख्याल में रख के वहाँ पे मून का थोड़ा सा क्या जवाब था, विंड का क्या जवाब था, वो भी आपको जहन में रखना होगा, और वो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। बी पार्ट देखिए क्या है, वाई द हिमालयन रीजन इज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो ये थोड़ा चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि सारे जो मेन वहाँ पे जो रिवर्स निकल के आती है तो हिमालय रीजन से ही निकल के आती है, तो नेचुरल दैट इज, और वहाँ पे ग्लेशियर्स का भी अगर जिक्र है, सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो तो वहीं पे है, ये आप आराम के साथ कर पाएंगे, एंड दैट इज द वाई हिमालयन रीजन इज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और उसके बाद देखिए सी पार्ट जो है, हाउ डज आवर टंग डू गुड और बैड टू वन सेल्फ एंड अदर्स। ये भी आपने पढ़ाई होगा, ये भी थोड़ा हट के क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर लिखेंगे कि जब हम अपनी ज़ुबान को काबू रखते हैं, किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाते हैं, गीबत नहीं करते हैं, बैक बाइटिंग नहीं करते हैं,
या किसी के मतलब गलत बयानी नहीं करते हैं, तो उससे हम गुड ही करते हैं, किसी की मदद करते हैं अपनी ज़ुबान से, उसकी हेल्प करते हैं, तो देन इट इज़ गुड। लेकिन जब हम बैक बाइटिंग और बाकी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, गीबत में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम दूसरों का नुकसान ही कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दिया, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ना चैप्टर को, तब जाके आप अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। डी पार्ट है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन योर फेवरेट गेम। तो ये अपना आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको गेम पसंद है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, खो खो, वट एवर, उस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 लाइन में आपको उसके मतलब लिखना होगा, क्यों आप उसको पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए वाई ब्रूटस, यहाँ पे देखिए वाई ब्रूटस वॉज कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। अब यहाँ पे आपको पता है एंटोनी ने कहा था। अब एंटोनी ब्रूटस को क्यों कहा था नोबलेस्ट? एक्चुअली उसने सरकाज़म के लिए कहा था, एक्चुअली वो उसको एक्सपोज करना चाहता था कि उसने क्यों सीजर जो था उसको मारा था। दरअसल ये ब्रूटस की ही चाल थी, उसने उसको बाकियों को कहा था कि ये हम सब के ऊपर सबकत ले जा ले, फिर उसने एक्सपोज किया ब्रूटस को कि इसी ने उसको मरवाया, इसी ने सीजर के खिलाफ एक चाल मुहिम चली, और फिर लोग जब होशियार हो गए और उन्होंने फिर उसका बदला ले लिया ब्रूटस से, जो उनका जो लीडर था, जो उनका बोल्ड एक हीरो था सीजर, उसका बदला लोगों ने फिर वहाँ पे ले लिया। तो ये आप लिख सकते हैं, जब आपने चैप्टर को पूरी तरीके से समझा होगा तो ये आंसर भी आप आराम के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका आ रहा है, आंसर एनी टू आउट ऑफ 4 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे, देखिए 4 हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डी पार्ट, लेकिन आपको कितने करने हैं? 2 आपको करने हैं, 2। अब ये 2-2 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला है ए पार्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स ए नेशंस स्ट्रेंथ, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अब ये क्या है, आपको क्या एक्सप्लेन करना, तो ये क्या है? इट इज़ द ग्रेट मैन, इट इज़ द ब्रेव एंड बोल्ड मैन ऑफ ए कंट्री दैट बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप, जो एक मुल्क की मजबूत नींव डालते हैं, उसके पिलर्स होते हैं, और वही एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, दैट मीन्स दे गिव स्ट्रेंथ टू दैट वेरी कंट्री। कौन? ब्रेव बोल्ड सिटीजन्स ऑफ दैट वेरी कंट्री। तो ये आपने पढ़ाई होगा, ये आप लिख सकते हैं। बी पार्ट जो है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम पोरस एंड हिज एलिफेंट, ये आपने पढ़ा भी होगा, इजी है। वहाँ पे ए बी जो राइम स्कीम है वो आप लिखेंगे वहाँ पे। और सी पार्ट जो है, द पोएट यूजेस डिफरेंट सिमिलीज फॉर बैंगल्स, व्हाट आर दीज, वो भी आपने पढ़ा होगा। जैसे वो कहता है लाइक द माउंटेन मिस्ट, हाँ लाइक द माउंटेन मिस्ट, एज का यूज़ हुआ है बहुत जगह। वहाँ पे सरोजनी नायडू है, उसने कौन कौन सी 2-3 का जिक्र आप सिमिलीज का करेंगे। सिमिलीज आपको पता है ना, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं विद द यूज़ ऑफ वर्ड लाइक एंड एज, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद डी पार्ट जो है, इन द पोएम स्टार स्पीक्स टू मैन, द पोएट डिस्क्राइब्स द मैन एज अ सर्पेंट, वाई, तो वहाँ पे आपको आपने देखा भी होगा कि मैन को सर्पेंट क्यों कहा गया है, वो भी ईजी है, ये चैप्टर हवाले से ये लिख सकते हैं। लेकिन 4 में से आपको खाली 2 करने हैं जो आपको आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का होगा, 13th क्वेश्चन, आंसर एनी वन, आपको एक ही करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 120 वर्ड्स। 80 से लेके 120 वर्ड्स, यानी 80 से 120 वर्ड्स का आपको जवाब लिखूंगा। तीनों में से सिर्फ एक आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एक्लीज एज ए पेट। एक्लीज जो आपने पढ़ाई होगा, तो उसको आपको डिस्कस करना है, यानी वो उसका हैबिट क्या था, वो कैसा खाता पीता था, लोगों के साथ वो ज़्यादा आता था, अट्रैक्ट होता था। अब वो सारा कुछ लिख सकते हैं एक्लीज के बारे में, थोड़ा लेकिन ठीक ठाक लिखना आपका। मान लीजिए एक किस्म से एक कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है एक्लीज का, जो वहाँ पे एज ए पेट उसका कैरेक्टर स्केच, वो कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था अपने मालिक के साथ, और तब जाके 120 वर्ड्स आपको इस पर लिख सकेंगे आराम के साथ, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। या अगर बी पार्ट है कि वे डिटेल्ड, देखिए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सोहराब एज अ सन, तो सोहराब एज अ सन कैसे था, वो ब्रेव था। कैरेक्टर स्केच जब आप लिखेंगे ना, कैरेक्टर स्केच सोहराब का, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट जो है, द पुलिस एक्चुअली ड्रीम विच एलाइस हैड, तो एलाइस इन वंडरलैंड जो आपका लास्ट चैप्टर है, प्ले है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये कहता है कि वो एक ड्रीम है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर एनी ड्रीम विच यू हैड, क्या आपको कोई ड्रीम आज तक आपने देखा है, राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्रीम। तो आपको सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी लेसन जहन में नहीं रखना है। कोई भी ख्वाब अगर आपने आज तक देखा है, तो उस ख्वाब को आपको लिखते जाना है, मैंने क्या देखा, कहाँ देखा, तो वो सारा कुछ जो आपने ख्वाब ने देखा, तो बिल्कुल एक पर्सनल एक क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा, वो आपको कलम बंद करना है, लिखना है, और उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जितना अच्छा आप अपना ड्रीम लिखेंगे, उतने ही
अच्छे मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 8th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर फॉर द ईयर 2024, यानी जो मार्च 24 में आपका एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न से होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो इस क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उन सबको इसका फ़ायदा मिले।